खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। कांग्रेस का एक वफ्द आया हुआ है और बड़ा हला बलू उस पर चल रहा है कि बड़ा अल अमान अल हफीज़, इनसे मिल लिया तो इनकी फतह होगी, उनसे नहीं मिला तो उनकी शिकस्त होगी। क्या है वाई क्या हमारे हमसाया मुल्क भी इतनी इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं कि एक ऐसा जो कितना एम्पावर्ड भी नहीं है, कोई ऑफिस होल्डर बड़ा नहीं है सिवाय पाकिस्तानी कॉकस के एक हेड हैं वो हैं, तो क्यों वाई आर वी सो सबसर्विएंट। इस पर बात करेंगे। 17,000 मेगावाट सोलर बिजली से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा। अब बात यह है कि बिजली से फ़ायदा क्या, बिजली से तो फ़ायदा वही उठा रहे हैं जो बिजली बना रहे हैं, और हम रोज़ाना एक खुशखबरी तो ज़रूर मियाँ साहब और मैं जारी कर देते हैं, मगर खुशखबरी उन्हीं के लिए जो बिजली बनाते हैं और उसकी जगह अंधेरे आते हैं। अभी भी हफ्ते में एक दिन होता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तकरीबन एक लंबा शट डाउन होता है बिजली का, और वो कई घंटे चलता है। बहरहाल, और हालांकि हमारे पास सरप्लस बिजली है। इस पर बात करेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ी बैटल हो रही है। मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमारी जो नस्ल थी 60-70s की, उसने 3 बड़े वाक़यात देखे। एक तो हमने स्टालिनिस्ट सोवियत एम्पायर का बिखरना देखा, उसके बाद आज हम अमेरिका बहादुर काशिर, इसकी बड़ी इनविंसिबिलिटी और इनफॉलेबिलिटी पे ना तमाम वेस्टर्न लिबरल हम जो है वो समझते थे, हम बात करते थे कि भाई इनका भी वही हाल होगा, तो वो लगता था कि हम खुदा न खास्ता नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का कोई ब्लास्फेमी कर रहे हैं। मगर आज इनका अशर देखें। और तीसरी बात जो बड़ी चीज़ हमारी नस्ल देख रही है, एमरजेंस ऑफ एक अनदर एम्पायर विच इज़ चाइनीज़ एम्पायर। ये बैलेंस ऑफ फोर्सेस क्या है और इनके मैशत की क्या सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे हमारे साथ, इस पर हम बात करेंगे। डॉलर की जो डेस्टिनी है उस पर बात करेंगे, और साथ साथ जो ईरान का मसला है। ईरान के साथ साथ में खबर बिल्कुल ताज़ा अभी आई थी कि हौतीज़ ने, या हौसीज़ जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बेन गोरियन जो एयरपोर्ट है इजराइल के अंदर उस पर स्ट्राइक की है मुबैना तौर पर सक्सेसफुली, और एक जो उनकी मिलिट्री बेस है उसको भी हिट किया है। इस पर हम बात करेंगे। मियाँ साहब, पहले तो हम इधर आ जाते हैं। कुछ लगता नहीं है कि हम ज़्यादा दे रहे थे, और अपोजिशन की भी बड़ी उम्मीदें थी। सुबह शाम वी लाख चल रहा था, आ गए ट्रंप साहब और फलां आ गए। वो आएंगे, आके चले जाएंगे, यहाँ हम उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। मेरी नाचीज़ तो यही राय है। जी मियाँ साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, व्हाट डू यू हैव गॉट अबाउट दिस स्टोरी? सब ऐसे दौरे होते तो रूटीन के हैं, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि ट्रंप इंतज़ामिया जब आई तो उसके बाद उसके पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होने थे, और इस हवाले से देखा जाना था कि वो पाकिस्तान में कैसे डेलीगेशंस भेजते हैं और उनके क्या नज़रियात हैं। दूसरी जानिब इसको जो हाइप मिली है वो तहरीक इंसाफ ने दी है। तहरीक इंसाफ जो कि शुरू दिन से ही अमेरिका जो उनका पहले मुखालफ था, जिसने उनकी हुकूमत चेंज कराई थी और बाद में अमेरिका से ही मदद मांगनी शुरू कर दी, और ट्रंप इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर जो है वो उम्मीदें बस्ता कर ली थी। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो बार बार उनके रहनुमा कहते थे कि वहाँ से फ़ोन कॉल आएगी या वहाँ से एक वफ्द आएगा जो आकर मजबूर करेगा कि बानी पीटीआई को रिहा करें, और जो यहाँ पर उनके साथ उनके मुताबिक जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उसके पर जो है वो बात होगी। और जब ये वफ्द अनाउंस हुआ तो उस वक्त भी जो ये डंके बज रहे थे पीटीआई की जानिब से ही कि वो आकर बानी पीटीआई को जेल में मिलेंगे और आकर जो है वो पीटीआई के वफ्द से मुलाकात भी करेंगे और आकर आवाम से भी पूछेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो वफ्द तो आया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो सियासी क़यादत से भी बातचीत की, मुलाकातें की, और उसके बाद आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, और वहाँ पर मुफाहमती याददाश्त पर जो है दस्तखत भी किए गए, और उस हवाले से बड़ी अच्छी और खुशगवार मुलाकात जो है वो रही। और उन्होंने मजहबी जो मकामात हैं उनका भी दौरा किया, करतारपुरा का दौरा किया, वहाँ पर ज़ीरो लाइन पर भी गए और वहाँ पर बड़े अच्छे रिमार्क्स उनके थे, और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो उनके जज्बात हैं वो दीदनी थे कि जो उन्होंने यहाँ पर देखा और जो उन्होंने बातचीत की, और पाकिस्तान के हवाले से जो सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बातचीत की और कहा कि वो मादनियात में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं। आर्मी चीफ के मुलाकात के दौरान उन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, और आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से दरीना शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम और ताल्लुकात बाहमी मफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जो है मबनी करना चाहता है, जिस पर अमरीकी वफ्द ने भी ये कहा कि अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर सलामती, तजारती और सरमायाकारी इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में वसी तर बुनियादों पर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में काम करना चाहते हैं। लेकिन उनके एक तकरीब हुई काजी साहब
जो कि कहा जाता है कि अमेरिकी एम्बेसी में हुई थी और उसमें तमाम सियासी क़यादत जो है वो उनसे मिली, जिसमें मुस्लिम लीग नून थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे और दीगर सियासी जमातों के लोग थे। वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनमें आतिफ खान जो है वो कहते हैं कि मैं गया था और डॉक्टर अमजद जो है वो गए थे। हालांकि उनका कहना है कि उसमें उनका कहना है कि मुझे मालूम हुआ है कि गौहर अली खान और उमर अयूब उनको भी दावत दी गई थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। और फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई है, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ पर ख़ास बात जो हुई, उनसे पूछा गया कि क्या वहाँ पर बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पर शिजा फातिमा ख्वाजा जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने खिताब किया, उन सेनेटर्स ने खिताब किया, उन्होंने पाकिस्तान में जो दौरा किया था उससे मुतल्लिक उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके अलावा कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। और ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने ये बात वहाँ पर हुई कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो दोहराया गया, या बानी पीटीआई से उन्होंने जेल में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, या किसी ने उनको मना किया। तो उन्होंने बताया आतिफ खान ने कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और ना ही वो जेल गए और ना ही जेल जाने की उनकी ख्वाहिश थी। मेरी अर्ज़ सुने, मैं ये कहता हूँ यार खातिर जमा रखे, अमेरिका बहादुर ने क्या करना है यहाँ पे और या क्या किया आज तक उन्होंने। जिस तरह मैंने पहले कहा था ना कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की जो दुश्मनी है बड़ी ख़तरनाक है, दोस्ती जो है वो मोहलक है, फैटल है। तो ये यहाँ से कुछ भी नहीं आना था, पहले ही हमें ये अंदाज़ा था। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब मैं फिर भी यही कहूँगा, इट इज़ ओवर प्लेड, वी आर जो है ज़्यादा सब सर्वियंस हमने कर ली है ज़्यादा। तो आप उसका अपना हाल देखें क्या है, चाइना ने आगे लगाया उस पर आगे हम स्टोरी करेंगे। हमें कुछ अपना खुद देखना चाहिए। डेट प्रिजन में हम रह रहे हैं, हमारी हालत ये है कि हम इस वक्त जो है हमारे पास सिर्फ जो हमारा ज़रिए आमदन है वो कर्जा है, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम यहाँ से डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी दुबई में दी थी कि 11 बिलियन डॉलर की हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मफादात से अबव होके हमें इस मुल्क के लिए आगे का कोई मुस्तकबिल देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि यार हम सरकार में जायज़ या नाजायज़ तरीके से कितना अर्सा रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, ये तो आपने स्टोरी अच्छी तरह रैप अप कर दी, मगर आप ये बताइए कि आप आएँ ज़रा असल काम की तरफ। ये 17,000 मेगावाट की जो सोलर बिजली ये है इससे मेरा ख्याल, डू यू हैव एनीथिंग एडिंग टू दैट? मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छी बात की, गौर अयूब भी नहीं आया और कोई और भी नहीं आया। क्या यार हम हाथ बांधे आगे खड़े होते हैं मियाँ साहब, कोई होना भी चाहिए ना, कोई मिली गैरत भी होनी चाहिए। और ये जो पीटीआई जो थी, पीटीआई जो ये देखें, जो उसका बानी है उसको तो बाहर हमसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, जो उसकी सेकंड टीयर की लीडरशिप है ये उन्होंने, और ये तूफान मचा रखा था कि इन्होंने जो आपके ये क्या है सोशल मीडिया के थे, रोज़ रिहाई, रोज़ गिरफ्तारी, रोज़ नई उम्मीद वर्कर के लिए, और हमारे लिए तो ये पहले दिन से एक बेमानी बात थी। तो मैं पहले दिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बात कर चुके हैं कि आप ये छोड़ दें कि अगर ये समझते हैं कि उसका रिहा होना इस मुल्क के लिए बड़ी बेहतर चीज़ है, तो हमारी कोई बेहतरी करने वाला नहीं है, हमें खुद बेहतरी करनी पड़ेगी। उसके रिहा होने से बेहतरी होती है या नहीं होती, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारी जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें आ रही हैं, इट बिट्रेज गवर्नमेंट्स वीकनेस कि भाई क्या ये डिपेंडेंट है उन पर डिपेंडेंट है, इनके अंदर अपनी कोई जान नहीं है। और जो हमारी अपोजिशन है उसको अपनी स्ट्रगल पे यकीन नहीं है, उसको इस पर यकीन है कि वहाँ से एक लिफाफा आएगा जिस तरह पहले आया था बकौल इनके, और गवर्नमेंट रातों रात बदल गई थी। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक वी शुड गेट ओवर इट, वी शुड गो बियॉन्ड एंड वी शुड आई टू आई देखना चाहिए अपने हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो कि फैटल एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, जो बड़े बड़े मसाइल हैं ये मईशत के, जिस पर हम आगे आएंगे। बिजली का मसला, एक्सपोर्ट नहीं है, सिवाय कर्ज़ों का रोल ओवर के अलावा हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं है। हम इसी बात पे खुश होते हैं, आज IMF का कर्जा मिल गया, आज अमेरिका बहादुर ने हमें जो है वो चिट दे दी। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या समझते हैं? मेरी राय गलत हो सकती है। काजी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो सियासी जमातों को और सियासी क़यादत को इस पर जो है वो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हमें खुद मुख्तारी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम खुद मुख्तारी की जानिब जो है वो कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम किसी पर इन्हिसार करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन जहाँ तक बात है इन मामलात की कि सियासी क़यादत का कंडक्ट क्या है, अब तहरीक इंसाफ की बात अगर हम करें तो तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जेल में है और वो बाहर आना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज़म स्वाति कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात किस बुनियादों पर होंगे? आपको याद होगा काजी साहब कि नवंबर 2024 में हमने ये खबर ब्रेक की थी कि बानी पीटीआई से वहाँ पर जेल में मुलाकात हुई है। आज एक अखबार में भी लगा हुआ है, खबर लगी हुई है
कि वहाँ पर जो है वो कुछ गैर मुल्की लोग भी थे जो कि पाकिस्तानी नियाद अमेरिकी थे। उनके सामने जो उन्होंने जब इनसे मुलाकात की तो वहाँ पर उन्होंने शराइत रखी कि आपकी रिहाई हो सकती है, हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो सोशल मीडिया को लगाम डालें। और ये भी कहा कि आपने सोशल मीडिया को डिसऑन करें, और साथ साथ ये कहा कि आप खामोश रहें, और ये भी कहा कि आप जो है वो 9 मई पर जो है माजरत कर लें, जिस पर बानी पीटी कुछ मान भी गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर जो है वो हिचकिचाहट का इजहार किया। अब मामला यह है कि जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, मेरा सवाल कायद साहब फिर वही है कि मुज़ाकरात किस बात के होंगे? मुज़ाकरात तो वही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ISPR वाज़ेह कर चुका है कि सियासी क़यादत के साथ करें। मैं और बात करता हूं, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे 9 मई पे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो जो है ये बात, क्योंकि आरफ अलवी जो अमेरिका के अंदर कायद साहब कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से, तो फिर मुज़ाकरात किस किस्म के हो सकते हैं? मैं नहीं मानता कि मुज़ाकरात होंगे इस तरह, जो मेरी बात सुने। एक पार्टी का मौक़िफ़ है कि एक जुर्म हुआ PTI के बानी से और उसके लोगों से उन्होंने 9 मई किया, मान लिया। जब आम जिंदगी में, समाजी जिंदगी में एक बंदा जुर्म करता है तो मुजरिम और जिसके खिलाफ जुर्म हुआ उसके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं कि रिहाई तो हो सकती है, मुज़ाकरात कर लें। हाँ, ये तो है, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कत्ल होता है तो आप कसास ले लें, और वो कसास लेने पे आमादा हो जाए। तो बात ये है, जाएं अदालतों में मामलात को ठीक करें। अपनी जगह सही आप करवा रहे हैं कि यार वो हो छड़ देने, इंज कर दो, ये क्या है? इसका मतलब अदालतों तो बाहर ही छड़ना है, फड़ना है ना करें, कोई डिसेंसी रहने दें, कोई जागनसाई की जो बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत, मकामी क़यादत है, वो अपनी इक़्तिदार की लड़ाई में पड़ी हुई है। कोई जो है, हर कोई चेयरमैन बनना चाहता है, मौजूदा चेयरमैन जो है उनको हटाना चाहता है, खुद चेयरमैन बनना चाहता है, और वहां पर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। 17 MNAs और 35 जो है MPs की बात हो रही है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें जब क़यादत में होंगी तो फिर ना वो मुज़ाकरात कर सकेगी, ना वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकेगी, ना वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेगी। कायद साहब, मियां साहब, मैं आपको बताऊं, इट ऑल बिट्रेज द बैंकरप्सी ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, उनको अपने एम्पावर करें, इस निज़ाम को सीधा करें। हमारी आगे नस्लें भी हैं, तो इसलिए ना करें इस तरह से ये जो हो रहा है। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये देखते हैं कि 17,000 सोलर बिजली हमारे पास है, हम क्यों फ़ायदे 47-46,000 तो हम पहले ख़रीद चुके हैं जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, और उसके ऊपर जो सिलसिला है उस पर हम बात करेंगे। कैन वी fix it? That is, I think, more important issue than anybody's being in prison or out of prison. ये हमारा existential issue है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी एक खबर हमारे सामने आई है कि 17,000 मेगावाट के हमने सोलर बिजली के जो पैनल वगैरह या जो भी इक्विपमेंट है वो हमने मंगवा लिए। मगर सवाल ये है कि अब तक 2 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, जैसे हम कोई भिखारी हैं या भीख मांग रहे हैं इनसे। जिस तरह मैं और मियाँ साहब पहले स्टोरी करते रहे कि यार पहले पता तो करो, ये जो गन्ने के फोक से बिजली बना के पैसे हमसे जो है वो लेते रहे, चले कैपेसिटी पेमेंट तो गोली मार दो, वो तो वारदात जो लिखी पड़ी थी ना, वो तो लीगल होगी ना वो वारदात, तो और थी वारदात ही, हर कोई मानता है। अच्छा, लेकिन ये तो क्या था कि भाई आप बना एक चीपर यानी सोर्स से रहे हैं, खाम रॉ मटेरियल से, और वो कर रहे हैं। ऊपर से हमने ये सोलर मंगा लिया। सोलर मंगाने के बाद पहले हमें मोहतरमा मरियम साहिबा ने कहा कि वो 1 लाख लोगों को या कितने लाख लोगों को फ्री सोलर देंगे। हमने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि 200 या कितने 100 या 200 गालबन जो बिजली है यूनिट्स वो हम फ्री देंगे। हमने अप्रिशिएट किया। पता चला कि सेंटर ने उनका हाथ रोक लिया। मेरा मतलब है कि अगर कोई सूबा काम करना भी चाहता है तो इन्होंने ऐसे हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब मियाँ साहब, बात यह है कि भाई मान लें इनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये जो IPPs वाली पार्टी है, ये मुझे तो लगता है कि डिफेक्टो इन्हीं की हुकूमत है कि इनको ना हम इसको खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं मुआहदे क्या थे। और जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी यहाँ पे कि भाई वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की लेवल की मशीनें आनी थी और किस लेवल की आई। फिर यहीं आपने एक स्टोरी ब्रेक की कि एक ने तो खैर से एक पुराने बहरी जहाज से जो है सामान निकाल के यहाँ यूनिट लगा लिया। नोबडी आस्क्ड व्हाट द कंट्री है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। तो ये एक मामला है। अब ये हम ले आए हैं, इससे हमारी इंडस्ट्री उठ सकती है, इससे गरीब आदमी की जो जेब है उस पर जो हमले हैं वो कम हो सकते हैं। मगर ये कौन करेगा?
क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, 7 रुपए 5 रुपए 2 रुपए हुई है या नहीं हुई, ये रब ताला जानते हैं। मगर ये अब तक ऐसी कोई सब्सटेंशियल नीचे इसकी नहीं कीमत की गई कि हमारी इंडस्ट्री उठ सके। आज जो टैरिफ वार हो रही है आपस में, इसमें हम कोई फ़ायदा उठा सकें, हम कोई अपनी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें ना। उसकी एक वजह मियां साहब, फिर मैं आपकी तरफ पोडियम आपको देता हूँ। जब इंडस्ट्री लगाए बगैर मैं हुक्मरान हूँ और मेरा माल बन रहा है तो मैं क्यों लगाऊंगा? वाई? तो यही मुझे यही लगता है, व्हेन दे आर मेकिंग मनी विदाउट इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग दिस कंट्री, बिकॉज सर्टन पीपल आर डूइंग वेरी वेल। अगर $11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में कोई खरीद रहा है तो उसका मतलब है कुछ लोग बहुत अच्छी माशाल्लाह उनकी मैशत है। वतन अजीज को हम क्यों ठीक करें जब हमारा काम चल रहा है? क्या हम ये सोच, जो कि थोड़ी नेगेटिव भी है मैं कहूँगा, लेकिन क्या ये हम हक बजानब है ये सोचने में कि भाई इनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुल्क की इंडस्ट्री को ठीक करना या बिजली को ठीक करना? मियां साहब कि यहाँ पर सोलर जो है वो 3 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। 27,000 घंटा जो है वो सालाना सोलर जो है वो हमको मुहैया है और 11 घंटे रोज़ाना सोलर बिजली जो है वो हमको मुहैया हो सकती है। एक बरतानवी थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट दी है कि 17,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो हैं वो दरामद किए जा चुके हैं पाकिस्तान में। अगर ये 17,000 मेगावाट लग जाती है तो इससे अगर इसका जो एफिशिएंसी रेट है 20% वो भी लगा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा जो है वो फिगर है। ये बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत खुशकिस्मती भी है कि पाकिस्तान के अंदर सोलर हर घर पर जो है लगेगा या लग जाए। तो इससे ना सिर्फ घरेलू सेक्टर बल्कि कमर्शियल सेक्टर जो है वो भी बिजली की उस लोड शेडिंग से निकल जाएगा। जो हमारी लोड शेडिंग जो है वो हमारे जिम्मे की नहीं होती, वो उस पावर प्लांट्स की होती है जो पावर प्लांट्स बिजली पैदा नहीं करते। इस वक्त 45,000 मेगावाट का हमारा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। 17,000 मेगावाट अगर सोलर पैनल जो है वो मंगवाए गए हैं और दरामद किए गए हैं, ये लग जाते हैं तो फिर 10,000 मेगावाट की हाइडल रह जाती है। 10,000 मेगावाट से 27,000 मेगावाट ये बिजली बन जाती है और जो हमारी पीक डिमांड है गर्मियों की वो 27,000 मेगावाट ही है। काजी साहब, अगर उसमें एटमी बिजली जो कि ₹1.5 फी यूनिट में पैदा होती है वो 3,000 मेगावाट शामिल कर ली जाए तो 30,000 मेगावाट हमारी सलाहियत बन जाती है जो सस्ती तरीन है। और इसके बाद अगर विंड शामिल कर ले जाए, अगर सोलर पावर प्लांट्स की बिजली शामिल कर ली जाए और वो पावर प्लांट जो सस्ते तरीन बिजली पैदा करते हैं ₹2, ₹4, ₹5 में, तो फिर हमारी 35,000 मेगावाट बिजली पैदा की सलाहियत बन जाती है। और इसमें अभी हम सिर्फ 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी दे रहे हैं काजी साहब, जो कि 2,000 अरब रुपए सालाना है। इन पावर प्लांट्स को बंद किया जा सकता है। उन IPPs को जो आप बात कर रहे थे सर, इनका फोरेंसिक ऑडिट भी हो सकता है और फोरेंसिक ऑडिट होने के बाद इसको बंद भी किया जा सकता है। ये मुआहदों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उन मुआहदों को नहीं खोल रहे, इनको खोल देना चाहिए। और अगर ये बंद हो जाते हैं तो मुल्क को चंद रुपयों में, मैं ये बात नहीं कर रहा, 20 रुपए की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 रुपए फी यूनिट में बिजली मुहैया हो सकती है। वो इसलिए कि जो पन बिजली है वो उसका इस वक्त रेट ₹3.85 है और जो आपकी सोलर की बिजली का कास्ट पड़ रही है वो 2 से 3 रुपए है। आपकी जो विंड एनर्जी है वो तकरीबन उनकी कास्ट पूरी हो चुकी है। अगर उनको मुनाफा नजायज़ ना दिया जाए, उनकी जो रेट्स भी हैं जो बहुत कम हो सकते हैं। आपके जो एटमी बिजली घर हैं वो ₹1.5 फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहे हैं। तो फिर ये 17,000 मेगावाट बिजली, हुकूमत को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेपरा अप्रिशिएट करती है। काजी साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नेपरा ये कहता है कि अगर ये सोलर पैनल लग जाएं तो इससे जो लॉसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं, वोल्टेज का मसला जो है वो खत्म हो सकता है और इससे बिजली चोरी रुक सकती है। जो 600 अरब रुपए की सालाना है वो भी रोकी जा सकती है। और इससे ये भी वो कहा जा रहा है कि जो ग्रिड का लॉस है वो भी कम, बिजली का लॉस वो भी कम, चोरी वो भी खत्म, और इससे वोल्टेज का मसला भी हल हो जाएगा और सस्ती तरीन बिजली जो है लोगों को पहुंच जाएगी। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए और इस पर जो है बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया मुतरफ हो रही है और पाकिस्तान के अंदर सोलर पोटेंशियल 3 लाख मेगावाट है। इससे कम से कम हम 20,000 मेगावाट तो हासिल कर सकते हैं ना काजी साहब। मियाँ साहब ये तो देखें ना, ये इम्पोर्ट हो चुके हैं, मगर बात ये है मियाँ साहब, मैं जो बात करता हूँ, कल भी किसी और शो में बात कर रहा था कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आप जब जो है कारोबार रियासत और ज़ाती कारोबार को आप मिक्स करेंगे तो यही होगा। अरे मैं क्यों खोलूँगा मुआहिदा, अगर मुझे ख़तरा हो कि मैं मुआहिदा खोलूँ तो बिच्चों मेरा नाम निकल आए तो फिर मैं क्यों खोलूँगा उसको? अरे मतलब वाई
और फिर हमारे नुमाइंदे कहते हैं, मतलब मैं कितनी दफ़ा दोहराऊं यार, मुझे तो अब खुद शर्म आती है ये बात कहते हुए कि मेरे एक साबिक वजीर पानी बराए बिजली कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट डकैती हो रही है। सो यू आर प्रिजाइडिंग ओवर दैट एज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। ये लिखा हुआ था, मैंने 10 दफ़ा बताया है। जो हेरल्ड का पर्चा बंद, हेरल्ड जो डॉन का पर्चा बंद हो गया, जो मंथली था गार्बन। तो ये मसला है। मसला ये है कि ये जिस वक्त तक हम कॉन्फ्लिक्ट और सही तरीके से देखें ना, हम जिस तरह हमने शुरू में पॉलिटिकल स्टोरी की बात की, ये हमारा नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, ये सियासी जमातों का डिस्कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये इस मुल्क की एक इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है, जो चैलेंज हो चुकी है, और जो कि आज क्या है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कर्जा। और हम ये कहते हैं अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, आज हमें फिर वो कर्जा दे गए। मतलब ये है कि द थिंग्स दैट वी शुड बी अशेम्ड ऑफ, वी आर बीइंग प्राउड ऑफ दैट। मतलब ये हो रहा है। और ये बजाय इसके कि हम कहें, आज चाइना को देखें, आएंगे चाइना की स्टोरी में बाद में आएंगे, और मैं कुछ आपको ऐसी फिगर्स दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने खासी अर्करेजी की है कि वहां कहानी क्या है, मगर सवाल ये है, लेकिन साहब जो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, पाकिस्तान के अंदर इतना सर पोटेंशियल है, सर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के अखबार, इंटरनेशनल अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। जो हमारे मदनियात हैं, जो कि अमेरिका उसमें बड़ी दिलचस्पी भी रख रहा है और दीगर ममालिक भी रख रहे हैं। मेरे पास कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, और इसमें एक अखबार, इंटरनेशनल अखबार लिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब, अब अरब अमारात, कतर, कुवैत जैसी जो है वो इकॉनमी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल में दुनिया में इस वक्त 2030 तक, बल्कि 2036 तक का लिखा हुआ है कि दुनिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो इतनी हो जाएंगी कि उनके लिए बैटरियां चाहिए होंगी, और उसके लिए लिथियम धात चाहिए होगी। वो कहां से आएगी? कोबाल्ट और कॉपर का इस्तेमाल होगा, वो कहां से आएगा? वो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मिकदार में पड़ा हुआ है कि जिससे पाकिस्तान $1 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इन 3 धातों से कमा सकता है। इसके अलावा सोने के जो ज़खायर हैं वो रिकोडेक में, गिलगित बल्तिस्तान में, सैंदिक में और जनूबी व शुमाली वजीरिस्तान में इतने पड़े हुए हैं कि उनको जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये कितनी बड़ी दौलत है काजी साहब, जिसको हम एक्सप्लोर करके अगले 10-15 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। हम इन तमाम IPP से जान छुड़ा सकते हैं, हम इन महंगी बिजली से जान छुड़ा सकते हैं, और इनको बाकायदा तौर पर मुल्क से बंद करके इनको दफा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? देखें, लोग तो आ रहे हैं, दुनिया तो आ रही है, और दुनिया का हमें वेलकम भी करना चाहिए। काम शुरू हो चुका है। मैं एक यूटोपियाई बात करता हूँ। इस मुल्क में 100% तालीम हो जाए, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये जो हमारे हुक्मरान है, ये हुक्मरान रहेंगे? ये जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, जो इनका हमारा ये जो इन्होंने तबकाती फ़र्क आवाम में और अपने ऊपर डाला हुआ है, ये फ़र्क ख़त्म हो जाए, यहाँ लोग जो हैं ज़्यादा बाशऊर हो जाएं, इदारे मोहकम हो जाएं, तो ये लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे नज़र आएंगे आपको। मुमकिन है, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था ना कि अगर इस तरह का आपने जो है एहतसाब किया तो सारी असम्बली जेल में होगी। ये साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने कहा है और ऑन द रिकॉर्ड कहा है। इसलिए हमें क्यों करेंगे? चलें, अब कपास का बुरान आ रहा है, अब जिनिंग जो हमारी और फैक्ट्रियाँ और मिल्स हैं, जिनिंग मिल्स हैं, वो बंद हो रही हैं। और ये अच्छा, दूसरी बात, अब मैं इस बात पे ज़रा ज़्यादा बताऊँ, आप मुझे स्टोरी दीजिएगा। हमने वहाँ क्यों गन्ना लगाया और हाई कोर्ट के हुक्म की हमने हुक्म अदूली की कि आपने कपास के एरियाज में ये क्यों लगाया? आपने यहाँ से फैक्ट्रियाँ रिमूव करके उस एरिया में क्यों लेके गए? किसी ने सुप्रीम कोर्ट के, एक मौजूद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को, जिसकी हम दिल से इज्जत करते हैं, खाक में उड़ा दिया। और आज क्या है? आज ये मुल्क जो इसके 4 पैसे जो आते थे काटन से आते थे, जो काटन ही हमारी एक्सपोर्ट थी, आज भी वही है। 3.5 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ ही है ना, और 5.5-6 बिलियन की हमारी उनके साथ ट्रेड है। मैं कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूं जो कि टेक्सटाइल के बिजनेस में है। एक अगले दिन मेरे दोस्त आए हुए थे, भला क्या वो कह रहे थे, यार हमें ही पता है कि हम कैसे इस बिजली में और इस कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे चल रहे हैं। दीज इशूज शुड बी ऑन दी एजेंडा, These issues should be discussed in the assembly instead of जो है किस हमें आरे लाया, एक तरफ लगाया हुआ है। काजी साहब, इस पर बात होनी चाहिए सर, काजी साहब इस पर बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्यों नहीं निकाल रहे। फिर हम ये ट्रंप वार जो है, जो तजारती वार है, इसका मुकाबला भी इसी हवाले से किया जा सकता है। सर, कुरंगी के मौका जगह पर जो कराची में आग लगी हुई है, 18 दिन से वो आग लगी हुई है, वहां पर मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो वहां पर होकर चली गई हैं, एनालिसिस हो चुका है।
लेकिन क्या वहां पर पता चला कि वहां पर क्या है? मेरे पास आज एक रिपोर्ट आई और उसमें लिखा हुआ था वजारत पेट्रोलियम के रिकॉर्ड के मुताबिक जो लिखा हुआ है कि 95 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, और गैस जो है वो शेल गैस है पाकिस्तान के अंदर, वो शेल गैस की पॉकेट है जो वहां से आग की सूरत में जाया हो रही है। इसके अलावा आप बड़े बादशाह हैं, अरब मियां साहब आप बड़े बादशाह हैं, तेल जो है वो आप ये समझते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं अपने तेल के, मैं अपनी गैस के इंपोर्ट का धंधा बंद कर दूं? वाई? मुझे एक बात बताएं, स्टील मिल पे हमारे ये पोजीशन थी, याद भी चल सकती है, कायमा कमेटी में जो है वो ममरेज खान साहब की रिपोर्ट पड़ी हुई है, और जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है किसी ने नाम नहीं लिया, और उन्होंने कंडम हो गई है, बेच दो, हाउसिंग सोसाइटियां बना दो। जब ये मेंटेलिटी हो तो मुल्क किस तरह बनते हैं? अब देखें, और अच्छा अब ये है कि ये देखें ना, ये यहाँ पे अमेरिका वाले हमें बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ इधर गैस है कुरंगी में बहुत ज़्यादा, इसको हम टैप करें, मगर नहीं, हमारा क्या है, ये कम अज़ कम हमें कब्जे ग्रुप की मेंटालिटी को तर्क करके इस मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा मियाँ साहब, वरना हालात इसी तरह खुदा न खास्ता रहेंगे और हमारी दुआ कैसे ना रहें। मगर सवाल फिर वही है कि जब हम देखें ना, हम आज सेल्फ सफी, अगर हमने स्टील मिल को एक्सपेंड किया होता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तब बनाई थी, और उसकी जो हमारे आदाफ थे कि इन आदाफ के मुताबिक उसकी कैपेसिटी को हम ऊपर लेके जाते। स्टील जो है वो स्टील एक बैकबोन होती है किसी इकॉनमी की, इसको हम ऊपर लेके जाते। और फिर हमें रशिया ने कहा कि जनाब, इन्होंने फिर अपने लोगों से टीवी पे कलमाना शुरू कर दिया, और ये तो कबाड़ है और बेचो जी। यार आपके तो बस चले तो खुदा न खास्ता यही बात जो हम कर रहे हैं कि कुरंगी वाली बात कर रहे हैं, वहां आग लगी हुई है, वहां तो आबादियां बनी हुई हैं, और इस तरह की बहुत सी चीजें, बहुत से जगह हैं जहां पर हमने आबादियां बना दी हैं, वहां पर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और दूसरा सर देखें, मेरी बात सुने, यहाँ पर जो अगर हम इन जोनिंग कर ली जाए, अभी जो आपने बात की थी जोनिंग की, अगर वो जोनिंग कर ली जाए, उस पर कल मैं स्टोरी दूंगा कि हम उसमें किस तरह खुद मुख्तार हो सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। एक बात में प्रायोरिटी की बात हम कर रहे थे, हमारी तरजीहात नहीं है सर, हमारी तरजीहात अगर होती तो बेलारूस में हमारा एक वफ्द गया, जो पूरे खानदान का वफ्द था, वो खानदानी दौरा जो है वहां पर हुआ। हालांकि बेलारूस जो है वो हमें कई लाख जो है वो नौकरियां ऑफर कर रहा है, वहां पर जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर हुनर आके सीखें, लेकिन हमने उसको जो है फैमिली ट्रिप बना दिया। और मरियम नवाज जो है सीएम पंजाब, वहां पर गई, वो एक फैमिली ट्रिप था, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, वहां पर जो है उन्होंने ऑफर किया, और हमें वहां पर ज़राअत से जो है टेक्नोलॉजी ज़राअत के लिए लानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों का भी कुछ करना चाहिए, और किसानों के लिए इनपुट जो है वो कम करनी चाहिए। और वहां पर जो है अगर वहां पर अच्छी नौकरियां निकल रही हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा कर सकते? कायद साहब, यहाँ पर क्यों नहीं हुनर दे सकते? यहाँ पर माइनिंग क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पर जो है फिनिशिंग प्रोडक्ट बाहर क्यों नहीं भिजवा सकते? कायद साहब यार अब तो देखे ना, किसानों को तो हम बातूब कर रहे हैं, जो सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे आके बता रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ही हमसे कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये की तो हालत, यानी वहाँ पे बजाय इसके कि उनकी कोई अच्छोई करें या उनके लिए उनकी करें, हम उनको बता रहे हैं आके, नहीं जी इनको 2-3 इनकी फसलें होती हैं, ये गलत बता रहे हैं, बंद कर दे, वो कर, मतलब इस तरह का एटीट्यूड है हमारा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड हमें बदलने की ज़रूरत भी है। अच्छा मियां साहब, थोड़ा लेकिन सर हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि दासू प्रोजेक्ट जो चंद 100 अरब रुपए में बनना था, वो 1017 अरब रुपए में बनेगा। वो इतना दोबारा फिक्र बताइएगा जो है वो बनेगा। दोबारा फिक्र बताइएगा सर। दासू डैम जो चंद 2002 की पॉलिसी में आया था, और उसमें कहा गया था कि 1 से 200 अरब रुपए में ये तामीर हो जाएगा, लेकिन जब ये इसको तामीर शुरू की गई और इसकी जो है पीपल्स पार्टी ने तामीर ना शुरू की, मुस्लिम लीग नून ने शुरू की, तो अगले पीटीआई का दौर आ गया, उन्होंने रोक दी, फिर उसके बाद शुरू किया गया तो फिर रुक गई। अब जो है वो 1.7 ट्रिलियन में वो जो प्रोजेक्ट बनेगा, और वो इतना महंगा प्रोजेक्ट बनेगा कि उसके बाद नीलम जेलम की तरह पता नहीं वो कैसे चलेगा, कितनी बिजली महंगी पैदा करेगा। इसी को टेस्ट केस बना लेते हैं 200 में। इसके अलावा पहले भी वो नंदीपुर का भी था ना, नंदीपुर का भी था। ये अब 1700 अरब रुपए में से 200 अरब निकालें, ये 1500 अरब जो है ये करेगा। जब ये माल माशाल्लाह किधरे दाएं बाएं हो रहा है ना, तो फिर हमें इंडस्ट्री लगाने की या डैम मुकम्मल करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसको नामुकम्मल रख के और ज़्यादा अल्लाह ताला खुशहाली दे रहा है कुछ लोगों को, मुबैना तौर पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद बात करेंगे चीन और अमेरिका की टैरिफ की जंग जो है बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प फिगर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे अंदाज़ा होगा कि ये बैलेंस ऑफ फोर्सेज इन दोनों ताकतों के माबैन क्या है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। अच्छा मियाँ साहब, अब चूँकि यहाँ कोई एटमी जंग नहीं हो रही, ना होनी है, ना ही बंदूकों की जंग हो रही है, ये अब माशी हथियारों से जंग हो रही है। मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने वीकेंड पे इकट्ठे किए। एक तो मियाँ साहब ये समझें कि बैलेंस, अब देखते हैं ना बैलेंस क्या है। चाइना की इकानमी कोई 14,000 अरब डॉलर से 15,000 अरब डॉलर की, यानी 15 ट्रिलियन डॉलर बन जाते हैं, क्योंकि ट्रिलियन 1,000 अरब डॉलर के बराबर होता है। एक खरब सिर्फ 100 अरब का होता है, हम कभी कभी इनको कंफ्यूज कर देते हैं। अब जो उसका ट्रेड अमेरिका के साथ है, उसका टोटल जो हुजम है वो 550 बिलियन है ये साहब। अच्छा, लेकिन जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी अहमियत मैं बताता हूँ, चंद मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ मियाँ साहब। मिसाल के तौर पर जो दवाइयाँ अमेरिका में बनती हैं उसका 50% रॉ मटेरियल चाइना से जाता है। अब अगर या तो आप बंद कर दें तो वहाँ पे दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी, या कहीं और से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप उस पर टैरिफ लगाते हैं तो आपकी दवाइयाँ जो है वो 2 गुना महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपने 145% टारगेट वो लगा दिया। F-35 जो कि उनका 5th जनरेशन जहाज़ है, उसके अंदर जो एक्सपेंसिव अर्थ इस्तेमाल होती है उसके, और एक्सपेंसिव अर्थ का 85 से 95% जो कंट्रोल है वो यानी चाइना के पास है। सुनते रहिएगा। अच्छा, सिर्फ जो दुनिया भर के 80% एसी और 90% पंखे चाइना बनाता है। अब इसको कैसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? जो उसने अपने इंस्ट्रूमेंट कर्जा सादा जबान में जो कर्जा अमेरिका बहादुर ने ले रखा है, या जो बॉन्ड इसने खरीदे हुए हैं, उनकी कुछ मालियत 764 बिलियन बनती है। ये आफ्टर जापान 1 ट्रिलियन उसने का डेट है, ये बनती है, ये जो इसने रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यानी यूएस मार्केट जो एक्सपोर्ट है चाइना की, उसकी सिर्फ 14% है। ये तो जरा गौर फरमाइएगा। और दूसरी बात ये कि चाइना ने इतनी बड़ी लड़ाई, हाँ इसमें एक और बात, कल एक उनके हेज, अमेरिका के सबसे बड़े हेज फंड का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। तो उससे पूछा कि हुजूर ये बताएं कोई हल है? उसने कहा जी हल है। हल क्या है? और उसने 2 बातें की। उसने कहा हल ये है कि इसका जो 7% का डेफिसिट है इसको 3% पे ले आएँ। अब 3% पे लाने के लिए कहीं से इनकम चाहिए। अब इनकम सिवाय वो भी हमारी तरह कर्ज लेके कर रहे हैं, या तो वो टैक्स लगाएं जो सुपर रिच हैं, जिनको अब तक ये टैक्स की छूट देते रहे हैं, वो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसका गिरबान पकड़ लेंगे। जाहिर है वहाँ की वो बहुत पावरफुल रूलिंग क्लास और डीप स्टेट है, वो कर नहीं सकता। अवाम पर अगर कर्ज लगाएगा तो वहाँ मूवमेंट बन जाएगी चंद ही दिनों में। ये एक तो ये मैं आपको बता दूँ। दूसरा मियाँ साहब, मैं आपको ये बताऊँ कि एक बात जो हेज फंड के जो मालिक था उसने ये कही, उसने कहा कि अगर आपका ख्याल है ना कि अगर ये काम ठीक ना हुआ तो सिर्फ रिसेशन आएगा, उसका 1929 और 30 को भूल जाएं, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को दरम बरम कर देगा अगर चाइना के साथ इसने बात ना की। और आज अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि जाओ यार उससे बात कर लो। और आपको ये तो पता ही है कि उसने टैरिफ नीचे कर दी हैं आईफोन्स पे, और उसने टैरिफ जो है वो और जो अंदाज़ा हुआ है थोड़ा सा कि अब वो सिलेक्टिव टैरिफ लगा रहा है। अब टैरिफ से तो काम नहीं होगा। और एक को रातों रात ये जो अगर वो समझते हैं कि ये सारी, और ये आखिरी बात, ये हुआ क्यों? हुआ ये कि आपको ज़ाहिर है प्रॉफिट हर किसी को चाहिए होता है, तो प्रॉफिट के चक्कर में आप सारी इंडस्ट्री उठा के चाइना ले गए। उसने जो देंग जियोपिंग ने कहा आओ जो लो, मगर हमें टेक्नोलॉजी भी दे दो। वो सारे का सारा सामान उधर किया, आप प्रॉफिट में खुश थे। अब आपकी रियासत जो है 36 ट्रिलियन डॉलर के बोझ तले आ गई है। 33 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है टोटल। अब वो कहते हैं कि ये तो अनसस्टेनेबल है, अब क्या करें, अब पैसा कहाँ से आएगा? और एक बात जो मैंने कभी आपके बानी पीटीआई को कही थी बनी गाला में, मैंने कहा हजूर छुरी एक है, नीचे तो चल रही है, ऊपर कौन चलाएगा? यही बात अब ट्रंप के लिए है। ऊपर छुरी चलाए तो फिर ठीक है चलाए और वहाँ से माल निकाले, क्योंकि ऊपर तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और नीचे तो चल ही रही है। अमेरिकी अवाम की जो हालत है, जो बर्गर $1 का 99 सेंट का मिलता था जब हम अमेरिका बहादुर में थे, अब वो 12, 13, 14 डॉलर का मिलता है। इसी तरीके से और कीमतें बढ़ गई हैं। तो मियाँ साहब ये एक डायलेमा है, ये एक ऐसी कंट्राडिक्शन है कि जिससे मुझे नहीं लगता कि इतनी अक्ल सलीम होगी मोहतरम ट्रंप साहब में, क्योंकि ये सिस्टम के आदमी नहीं है। ये कोई डिस्ट्रिक्ट अटर्नी नहीं रहे, ये सिस्टम से नहीं आए, ये बाहरों आए ने। और मतलब है कि मुझे लगता है कि बड़कों से काम नहीं चलेगा और इस एरेटिक बिहेवियर से काम नहीं चलेगा। अगर अमेरिका बहादुर को और दुनिया की मैशत को बचाना है तो यू हैव टू बी बिहेविंग रीजनेबली। मियाँ साहब, ओवर टू यू, योर कमेंट। देखें कैसा, मुझे तो लगता है, और मैं इस पे जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने देखा कि ट्रंप तजारती जंग ये जो हार चुका है,
और चीन जो है वो अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं उसने, और चीन तकरीबन उस सतह पर आ गया है कि चीन आगे तजारती तौर पर दुनिया का सुल्तान बनने जा रहा है, और इसलिए कि उसने नई तजारती मंडियां जो है वो तलाश करना शुरू कर दी हैं, और अमेरिका इत्मीनान खोता जा रहा है। इत्मीनान जो अमेरिकी मंडियां हैं वो इत्मीनान खोती जा रही हैं, और आपने देखा कि यूरोप जो है उसने चीन से रजू कर लिया है, और जो चीनी सदर हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे शुरू कर दिए हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ दौरे जो है प्लान कर लिए हैं। और आपने देखा काजी साहब जो अभी बात कर रहे थे आईफोन की, कि आईफोन पर ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया, वो इसीलिए लिया कि उसको नजर आ रहा है कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी महंगाई शुरू हो गई है कि वहां पर जो है शरह सूद 4.4 से 4.8 तक पहुंच गई है, और जो डॉलर का हाल हो रहा है वो एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया कि 1971 से लेकर अब तक जो डॉलर का जो गिरावट है वो सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो इसी अरसे में हुई है जब से ट्रंप ने हल्फ उठाया और तजारती जंग शुरू की। 10 से 12% तक जो है वो डॉलर गिर चुका है उसके आलमी करेंसियों में से, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो नई करेंसियां तलाश करनी शुरू कर दी हैं। फ्रांस ने कहा है कि हम एक मजबूत करेंसी दे सकते हैं। चाइना जो है वो करेंसी की जो दुनिया है उसमें आगे जा रहा है, और उन्होंने अदायगियों का जो निज़ाम बना लिया वो बड़ा तेज तरीन निज़ाम बना लिया है। अमेरिका को ट्रंप जो है वो तेज़ी के साथ उसका डाउनफॉल करने जा रहा है। लेकिन साथ साथ ट्रंप ने जिस दिन ये बात की थी तो उसने एक और बात भी दो तीन दिन पहले की है। उसने कहा कि जो मैंने इकदाम किए थे उससे इसकी दौलत इतनी बढ़ गई, इसकी दौलत इतने मिलियन डॉलर बढ़ गई, फलां की जो है इतने बिलियन डॉलर बढ़ गई। इसका मतलब है कि अपनी और अपने दोस्तों की दौलत बढ़ाने के चक्रों में पूरी दुनिया को उथल पुथल करके, लेकिन अमेरिकी निजाम को वो खराब जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको दो खबरें दूं। एक तो ये खबर ये अभी आप देख रहे थे कि अमेरिका इस बहरानी दौर में उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं 12% के करीब, CNBC की खबर है। मगर मैं खबर और आपको देने लगा हूँ। आज फरीद ज़िक्रिया को मैंने देखा, बहुत बड़ा उनका एक सहाफ़ी और एंकर है, वो लैरी समर्स बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि जी लैरी समर्स जो है दो खबरें देता हूँ आपको। लैरी समर्स उसने कहा जी 8% टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, तो लैरी समर्स ने क्रैक किया, कहते नहीं 4% रह गई है। 4% जो है जो असल मैन्युफैक्चरिंग में वो 4% बंदे हैं, और ये अमेरिका के क्राइसिस की मैं बताता हूँ, सारा सर्विस सेक्टर चला गया, सट्टे में चला गया, कैसीनो कैपिटलिज्म में चला गया, जो आज उसको बर्बाद कर रहा है। तो उसने कहा बाकी 4% तो ये मार्केटिंग वाले मुलाजम क्लर्क वगैरह वो हैं, 4% रह गई है। और EU और उसकी मैं आपको बात बताऊँ, आज फाइनेंशियल टाइम्स की लीड स्टोरी क्या है कि कुछ वफद जा रहे हैं अमेरिका में, तो उनसे उन्होंने उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए हैं उनकी हुकूमत ने, और उन्हें जिसे बर्नर्स फ़ोन कहते हैं ना, जिसमें डिस्पोजेबल डलती हैं, कि वो डर है कि यार ये कोई स्पाइनेज ना हो जाए। यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है इतना कम हो गया यूरोप और अमेरिका। दिनों की बात है मियाँ साहब, दिनों की बात है। कल ये लैप डॉग थे सारे लेकिन सर उस तरफ दूसरी जानब जो है इत्मीनान खो रहा है। दूसरी जानब देखें कि यूरोप जो है वो चीन से मिलने जा रहा है, पूरा यूरोप, यूरोपीय यूनियन, और इसके अलावा दर्जनों ममालिक के सरबराहान जो हैं वो चाइना के साथ अपना विजिट प्लान कर चुके हैं, और वो वहाँ पर जाकर बैठेंगे। एक बहुत बड़ा तजारती ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि 3/3 दुनिया जो है वो चीन के साथ जा रही है, और सिर्फ अमेरिका जो है वो तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। और अगर ट्रंप और उनके हवारियों ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो चाइना बड़ी तेजी के साथ जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। लोग समझ रहे थे और अमेरिका समझ रहा था, ट्रंप बल्कि समझ रहा था कि चाइना के पर जो है वो टैरिफ लगाएंगे और चाइना जो घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड का मालिक है और इतनी बड़ी ट्रेड होगी और अमेरिका के साथ होती है तो फौरी तौर पर जो है नेगोशिएशन पे आ जाएगा। लेकिन चाइना जो है वो डट गया है और पूरी दुनिया को उसने दावत दे दी है। पूरी दुनिया जो है वो चाइना के प्लेटफॉर्म पे जा रही है, और अब इतने सारे ममालिक अगर चाइना की तरफ चले जाते हैं और नई मंडियां चाइना तलाश कर लेता है, जो कि हमने उस दिन फिगर दिए थे कि जितनी ट्रेड अमेरिका के साथ उसकी होती है, वो ट्रेड अगर तकसीम हो जाती दूसरे मुल्कों पे तो फिर अमेरिका के अंदर तो महंगाई होगी और चाइना जो है वो तजारती दुनिया का सुल्तान बन जाएगा। ये सेगमेंट क्लोज करना है तो ये बता दें कि ये एक बहुत उनका गवर्नर है किसी स्टेट का, और वो उनका आइंदा का प्रेसिडेंशियल यानी कैंडिडेट भी हो सकता है, उसका घर जला दिया किसी एक, और वो मेरा ज़ाहिर है क्रेजी पीपल जो रेड नेक हैं और जिनको मोबिलाइज़ किया था इसने वो मोबिलाइज हुए हैं। तो ये खतरा भी है, ये खतरा भी है कि अगर इसको पूरा, और हम ये दुआ भी करते हैं, हम नहीं चाहते और कि ये पीसफुली हल हो एंड दे शुड बिहेव रीजनेबली बोथ ही पार्टी, चाइना और अमेरिका बोथ। ब्रेक के बाद आते हैं ये ईरान के साथ अमेरिका क्या करेगा, वो मार्ग खोल रहे हैं, और हूसीज जो है किस तरह बराबर हमले कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस जो इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ है जिसको एक बर्बादी के किनारे पे ले आया है
ये दुनिया के जो बड़े हुक्मरान और ख़ास तौर पर ट्रंप, ये लगता है इनफ नहीं है। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान हमारी बात ना मानी तो हम ईरान की एटमी तनसीबात, ये इस वजह से टोटल मैडनेस, इतना बड़ा पागलपन है कि इसका जो एक एनवायरमेंटल जो इसका होगा, ये सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ हमला नहीं होगा, ये यूँ समझ लें कि आधे एशिया के ख़िलाफ़ ही हमला हो जाएगा। ये पूरा जो गल्फ़ के मुल्क हैं, ये जो हैं ये बिल्कुल एक तरीके से इकनॉमिक यानी जिसे आप एक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, यानी उसका शिकार हो जाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जैसे बिल्कुल ये जो वर्ल्ड रूलिंग क्लासेस हैं, ये कोई इन्होंने अब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो मुनासिब भी हो और मुनासिब अंदाज में ये बता भी सके कि इनकी ज़हनी कैफियत क्या है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। पर ये जो हुक्मरानी है, आप कर ही रहे हैं, आप ही की हुक्मरानी है भाई। आज भी अमेरिका बहादुर की हुक्मरानी का अभी चले इशारा मिला है और उसकी पसपाई ज़रूर हो रही है। जो चेस बोर्ड है इस पूरी दुनिया का, जो एक शतरंज की है, उसमें ज़ाहिर है थोड़ी बात हो रही है, आपको होती रहती है। तो इसमें क्या हम पूरी दुनिया को आग लगा दें, तो ये है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हाउस शी वेरी वैलियंटली जो है, आज खबर आई है बेन गोरियन ने, अब इसको कंफर्म हम करेंगे मज़ीद, अभी तो एक सोर्स से आई है और साथ और वो कर रहे हैं, वो जो भी उनके पास एक रैग टैग किस्म के मिज़ल्स मौजूद हैं, या बाज़ औक़ात तो उन्होंने मियाँ साहब वो मिज़ल भी फेंके, वो जिसे आप जो एक मोस्ट मॉडर्न मिज़ल्स हैं जो कि अपने टारगेट का रास्ता बदल सकते हैं, जिसे आप पीछे बैठ के, तो वो भी उनके पास एक्सेस है। और जाहिर है अच्छा अब जो है वो उनको मार रहे हैं, ये वापस इनको फेंकते रहते हैं। मतलब एक शादी, इनका क्या है, एक शादी पे हमला कर दिया, वो तो इनको वो कहते हैं कोलैटरल डैमेज हो गया। थोड़ा कोलैटरल डैमेज किया है इन्होंने गज़ा में, जिस तरीके से बच्चों के गले काटे। और मैं अगले दिन इवन इनकी ज़रा मियाँ साहब ज़रा सेंसिबिलिटी मुलाजा कीजिएगा। मैं कल सुन रहा था, अरुंधति राय एक बहुत बड़ी दानिश्वर हैं इंडिया की, तो उसने चर्चिल को कोट किया। ये वही चर्चिल है कि जिसने तमाम जो गला था बंगाल का, ये महाज पे अपनी फौजों को भेज के लाखों बंगाली मरवा दिए थे। और वो कहता था ये तो इंसान नहीं, गांधी को कहता है इज ए नेकेड फकीर, एक नंगा फकीर है। और फिर उसने ये कहा, गज़ा के बारे में लोगों की ये कहा कि ये इंसान नहीं है, ये तो टांगों पे चलने वाले जानवर हैं, ये अगर ख़त्म भी हो जाए, यही जो उनकी थी वो गोल्डा मेयर। ये एक जो माइंड सेटअप, ये जो वेस्ट में बड़े, जिसे मैं बार बार कहता हूँ कि जी ये टॉर्च बेरर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स वहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा भी वहाँ है, पता नहीं ना जाने क्या क्या वहाँ है। वहाँ पे तो ये कसाई बैठे हुए हैं। हम आवाम को नहीं कहते, आवाम जो निकल रहे हैं दुनिया में। और आज कराची में भी बहुत बड़ा एक निकला है। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि कराची में गज़ा के शहीदों के लिए एक इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है, जिसके लिए वी आर प्राउड ऑफ देम। और ये जो लोग हैं और इवन जो यूरोप और अमेरिका में आम लोग निकलते हैं, हमें उनका फ़र्क करना चाहिए उनके हुक्मरान तबके से। हुक्मरान तबका जो है वो लगता है कि वो इसी तरह के स्पिक एंड स्पैन कपड़ों में एक जानवरों के ज़्यादा, जानवर भी ये नहीं करते, जानवर कोई अपनी स्पीशी को नहीं मारता। लेकिन कायद साहब देखें, हौसी जो हैं वो तो टफ टाइम दे रहे हैं और वो मुख्तलिफ हमले कर रहे हैं। उन्होंने कोई बहरी बेड़े भी उड़ाए हैं, उन्होंने जाके इजराइल के अंदर भी हमले किए हैं और वहाँ पर भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन जो अमेरिका और पाक ईरान के मुज़ाकरा चल रहे हैं, उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो इस चीज़ पर मानेगा कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि अमेरिका ने जितना उनको माशी तौर पर स्नब करना था, ख़त्म करना था, वो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है। क्या अमेरिका ये चाहता है और इजराइल ये चाहता है कि जो ईरान की फौजी कुव्वत है वो भी ख़त्म करके और वो आगे बढ़े और अपने मज़मूम इरादे जो है वो पूरे करे? मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका ईरान जो है वो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करेगा। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो कि मुझे ऐसे लग रहा है, तो फिर क्या अमेरिका उस पर हमला करेगा? और मुझे लगता है ये भी अमेरिका की एक भूल है, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ और नज़र आ रहा है कि शायद ईरान जो है वो एटमी कुव्वत होने का ऐलान ही ना कर दे। और साथ साथ मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है अमेरिका, सऊदी अरब भी एटमी कुव्वत बनने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने भी जो है वो सिविल न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करना शुरू कर दी है और इस हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हो चुके हैं। और ये मामला अगर हो जाता है तो सऊदी वली अहद ये भी कहते हैं कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो फिर हम भी बनेंगे। तो ये मामला अगर सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। और इस तरह जो 3 एटमी कुव्वतें मुसलमान अगर हो जाती हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तो फिर आलम इस्लाम में ये सारे जो है वो बेहतरीन कुव्वत हासिल कर लेगा। जब हम ये एटमी धमाके कर रहे थे तो हम इस्लामाबाद में थे, वो अब सारी शुगल सोसाइटी जो है
अल मारूफ सिविल सोसाइटी, नहीं ना करें, इंडिया कर चुका था और हमें कर, और हमने अर्ज़ किया कि हुजूर आज जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अमेरिका ने इन प्लेस कर दी है, इसमें अगर आपके पास बम ना हुए तो आपका कोई हशर जो वो करेंगे वो आप देखते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।